हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 1 कृषि प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पिछली वीडियो के अंतर्गत फसल के प्रकार, खेती के चरण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। खेती के चरण में हमने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया था। फर्स्ट, मिट्टी को तैयार करना। सेकंड, बुआई करना। थर्ड, खाद व उर्वरक देना। फोर्थ, सिंचाई करना आदि के बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। खेती के चरण में आज हम 5th पॉइंट फसल की सुरक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा हेडिंग है फसल की सुरक्षा करना। ऐसा माना जाता है कि किसान फसल पक जाने पर उसे घर पर सही सुरक्षित कर लेकर के आ जाए, तभी उसकी मेहनत सफल होती है। परंतु यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। कृषि करते समय अर्थात बुआई से लेकर के कटाई, अनाज के भंडारण तक उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे खरपतवार, प्राकृतिक प्रकोप, कीट, फफूंद, वायरस, जीवाणु, जानवर आदि ऐसी अनेक कई समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसका कि उसको कृषि करते समय सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से फसल के उत्पादन में कमी हो जाती है। जब उत्पादन में कमी हो जाती है तो आर्थिक स्थिति या आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता जितना उसे होना चाहिए। तो किस प्रकार से इन समस्याएं कौन सी होती है और इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका कैसे बचाव किया जा सकता है, इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, फर्स्ट है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार किसे कहते हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। फसल के साथ साथ क्या होता है, जैसे किसान ने गेहूँ या मक्का आदि के बीज बोए, या तो उन पौधों के साथ साथ, उन पौधों के उगने के साथ साथ बीच बीच में जंगली पौधे या अनावश्यक पौधे उग जाते हैं और उन्हें ही खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई गुड़ाई करना अर्थात फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधों को हटाने की जो प्रक्रिया है वही निराई गुड़ाई कहलाती है। निराई गुड़ाई खुरपी या हैरो की सहायता से की जाती है। अब क्यों आवश्यक है निराई गुड़ाई? क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह, प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, खरपतवार को हटाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि खेतों में जब सिंचाई की जाती है, जल दिया जाता है, पानी दिया जाता है और खाद व उर्वरक दिया जाता है, तो वह भी लेंगे, खरपतवार भी उन जल को और पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे, साथ ही स्थान घेरेंगे और सूर्य से आने वाले प्रकाश को भी रोकेंगे। तो इससे क्या होगा, फसल की वृद्धि अच्छी तरह से नहीं हो सकेगी, तो उससे उत्पादन पर असर पड़ेगा। इसलिए खरपतवार को हटाया जाना आवश्यक है। खरपतवार फसल पक करके तैयार हो गई तो फसल को काटने के साथ साथ खरपतवार अगर बड़े हो जाते हैं तो खरपतवार क्या हो गया, कटाई में बाधा डालेंगे, क्योंकि खरपतवार के कट जाने से क्या होगा, फसल के साथ ये मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। जब अनाज का या फसल का सेवन करता है
दानों का, तो उन दानों के सेवन से या अनाज के सेवन से मनुष्य एवं पशुओं के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसको हटाया जाना अति आवश्यक होता है। खरपतवार को निराई गुड़ाई के द्वारा तो हटाया जाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में भी सहायता मिलती है। पौधे सूख कर के मर जाते हैं खरपतवार और मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार भी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार को हटाने का जो सही समय होता है वो पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है। जैसा कि आपको बताया, क्योंकि फसल पक जाएगी, कटाई होगी, तो उसके पुष्प के बीज भी उस फसल के साथ साथ आ जाएंगे। खरपतवार के बीज जो हैं, पुष्प व बीज जो हैं वो खरपतवार के साथ आएंगे, तो शरीर पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होगा उनके सेवन से। तो इसलिए उनको पहले ही हटा देना चाहिए। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट करके भी समय समय पर हटा दिया जाता है। और यह कार्य किसकी सहायता से? खुरपी या हेरों की सहायता से किया जाता है, निराई गुड़ाई का, जैसे आपको अभी बताया था। इसके अलावा रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करके भी, जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D, याद रखिएगा, 2,4-D रासायनिक दवाई का छिड़काव करके भी खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। इससे खरपतवार पौधे ही मरते हैं, लेकिन फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो खरपतवार नाशी का उपयोग कैसे करते हैं? इसको आवश्यकता अनुसार जल में मिला करके स्प्रे के द्वारा खेत में छिड़काव किया जाता है। इससे खरपतवार ही नष्ट होते हैं, ना कि फसल को नुकसान होगा। तो इस प्रकार से खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा खरपतवार के बारे में। अब प्राकृतिक प्रकोप का भी एक समस्या होती है। कई बार बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आ जाने से खेतों में पानी भर जाता है, फसल को नुकसान हो सकता है, फसल बर्बाद हो सकती है, गल जाएगी। तो इसके लिए खेतों में जल निकासी बना दी जाती है। इसके अलावा मिट्टी जो खाद है डाला है किसान ने, वो भी बह करके चला जाएगा पानी के साथ में। इसलिए इसको हटाया जाना, जल की निकासी बना दी जाती है, जिससे खेतों में से पानी निकल जाता है। सूखा पड़ जाता है तो फसल सूख जाती है। इसके लिए किसान सिंचाई करता है, कि खेतों में पानी देता है समय समय पर, जिससे फसल सूखती नहीं है। सर्दी में सर्दी या पाला पड़ जाता है, तब भी फसल बर्बाद हो जाती है, तो इसके लिए खेतों में पानी भर देता है, जिससे फसल बर्बाद नहीं होती है। कई बार आग लग जाती है तो भी फसल जल जाती है, तो उसके लिए पहले से ही आग लगने के बचाव के उपाय तैयार रखने चाहिए। तीसरा, कीट, फफूंद, जीवाणु, वायरस आदि के द्वारा भी कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे पत्तियों का कटना, फल का सूखना, तने का सूख जाना, बीजों का सूख जाना आदि अनेक कई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए किसान कीटनाशक, फफूंदनाशक, जीवाणुनाशक, वायरस नाशक आदि दवाइयों का छिड़काव करके इसको रोका जा सकता है। जानवरों से सुरक्षा, खेतों के अंदर कई बार जानवर प्रवेश कर जाते हैं, तो वह फसल को नुकसान या बर्बाद कर सकते हैं। तो खेत के चारों ओर किसान बाड़ लगा देते हैं। बाड़ यानी कि कंटीली झाड़ियाँ या तार लगा देते हैं, जिससे कि किसान जंगली जानवरों को खेत के अंदर प्रवेश करने से रोक देते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कृषि करते समय किसान को समस्याएं उत्पन्न होती है और उससे कैसे
बचा जा सकता है। इसी प्रकार से आपने टिड्डी का भी देखा होगा। टिड्डी जो है, टिड्डी आक्रमण कर देती है खेतों पर, फसल को खा करके नष्ट कर देती है। तो टिड्डियों को भी नष्ट करने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। वह कई अनेक तरीके अपनाते हैं जिससे कि टिड्डी दल से बचा जा सके या फसल को नुकसान न हो। तो यहाँ तक आपको फसल की सुरक्षा के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट फसल की कटाई के बारे में अध्ययन करेंगे। 6 पॉइंट है फसल की कटाई। फसल की कटाई भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना, कटाई करना कहलाता है। जब फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है, तो उसकी कटाई की जाती है और कटाई के दौरान पौधों को खींचकर उखाड़ देते हैं या उसे धरातल के पास से काटा जाता है। अनाज को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है और जब फसल पक जाती है तो उसको काट दिया जाता है। पारंपरिक जो तरीका है फसल को काटने का वो दर्राते हैं। दर्राते की सहायता से हाथों के द्वारा इसको कटाई की जाती थी, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र के अंतर्गत भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आजकल हार्वेस्टर मशीन के द्वारा फसल की कटाई की जाती है। हार्वेस्टर मशीन के द्वारा आपसे यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव कि फसल की कटाई का आधुनिक साधन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हार्वेस्टर। जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद में काटी गई जो फसल होती है उनकी बीजों को या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग करना कहलाता है। थ्रेशिंग करना किसे कहते हैं? तो जो फसल होती है, क्या होता है, बीज फसल को क्या करते हैं, धूप में उसकी नमी को हटा दिया जाता है, धूप में सुखा करके, और फिर बीज या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग करना कहलाता है। थ्रेशिंग का आधुनिक साधन कंबाइन मशीन है। क्या है? कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन के द्वारा थ्रेशिंग की जाती है, जैसा कि आपको यहाँ चित्र के अंतर्गत भी दिखाई दे रहा है। कंबाइन मशीन के द्वारा यहाँ पर थ्रेशिंग कार्य किया जाता है, जो कि वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप होता है। आपसे यहाँ पर भी बोर्ड में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि थ्रेशिंग का आधुनिक साधन कौन सा है? कंबाइन मशीन। इसके अलावा छोटे जो खेत के किसान होते हैं उन अनाज के दानों को फटक करके अलग करते हैं और यह प्रक्रिया विनोइंग कहलाती है। विनोइंग के द्वारा अनाज के दानों को भूसे से अलग कर लिया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र के अंतर्गत भी दिखाई दे रहा है। फिर विनोइंग या फटकने वाली मशीन। अब हम अनाज के भंडारण के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतिम बिंदु खेती का चरण अनाज का भंडारण करना है। जब फसल पक जाती है, कट करके तैयार हो जाती है, वह थ्रेशिंग के बाद में अनाज का भंडारण का कार्य होता है। फसल की दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसे नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों से, क्योंकि वो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर फसल के अंदर नमी रह जाती है तो उसमें सूक्ष्म जीव या कीट, फफूंद आदि से खराब हो सकती है। इसलिए उसे भी दोबारा धूप में सुखा दिया जाता है और बीज के दानों को धूप में सुखा दिया जाता है, जिससे कि उसकी नमी हट जाए, इसकी नमी ना रहे और वह बीज जो है दोबारा अंकुरण के लिए
उपयोगी हो रहा है, अन्यथा वो अनुपयोगी हो जाएंगे दोबारा अंकुरण के लिए। भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखा लेना चाहिए। किसान अनाज का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर जो भंडारण है, बड़े बड़े मंडियों के अंदर क्या होता है, भंडारगृह बने होते हैं जिन्हें हम साइलो कहते हैं, उनमें एकत्र करके रखते हैं या इकट्ठा करके रखते हैं। तो इस प्रकार से अनाज का भंडारण किया जाता है। देखिए आपको यहाँ पर चित्र के अंतर्गत भी साइलो का और किस तरह से बोरियों में भर करके, ये बोरियों के अंदर भर करके गोदामों में सुरक्षित कर लेते हैं, कीट चूहे आदि से सुरक्षित रह सके। और इसी प्रकार से अधिक मात्रा में अनाज के भंडारण के लिए मंडियों के अंदर जो बड़े बड़े भंडारगृह होते हैं उन्हें साइलो कहते हैं। और ये आपको साइलो का चित्र भी इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे खेती के चरण कि किस प्रकार से इन 7 चरणों के द्वारा खेती के की जाती है। जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है। जो समुद्र के किनारे रहते हैं तो उनका जो खाद्य पदार्थ होता है, जैसे मछली, उनका मुख्य आहार होता है। मछली क्या होता है, उनका समुद्र तट के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य जो भोजन होता है मछली होता है। तो मछली आहार के रूप में उपयोग में करते हैं। आप पिछले जो कक्षा है उसमें भी अध्ययन कर चुके हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा खेती के चरण। तो हमारे ये फर्स्ट चैप्टर कृषि प्रबंधन समाप्त होता है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम धातु व अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।